हेलो दोस्तों, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के जीव विज्ञान के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो कि आपके हमेशा ही रेलवे, एसएससी, पुलिस के सभी परीक्षाओं में 100% पूछे जाएंगे। आज का वेलकम क्वेश्चन है, परागण पॉलन ग्रेन है। यानी आपको बताना है कि परागण जो होता है, पॉलन ग्रेन जो होता है, उसमें आज का वेलकम क्वेश्चन है, परागण पोलन ग्रेन है। ऑप्शन पहला है अपूर्ण विकसित भ्रूण, बी है अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद, ऑप्शन सी है बीजाणु मात्र कोशिका और ऑप्शन डी है एक नर शुक्राणु कोशिका। तो वेलकम क्वेश्चन जो होंगे है, इसका आंसर हो जाएगा बी, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद। तो पोलन यानी कि पोलन ग्रेन जो है वो क्या होता है, अपूर्ण विकसित नर युग्मकोद्भिद होता है। चलिए, आज के इस सेशन में पहला प्रश्न है, सुगंधित पुष्पों में परागण किसके द्वारा होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा पहले का सी, ऑप्शन जी, कीट द्वारा। यानी सुगंधित पुष्पों में परागण कीट के द्वारा होता है। चलिए, प्रश्न संख्या दूसरा है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। यानी कि दोस्तों, आपको बताना है कि सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, यानी कि इसके संबंधित ऑप्शन जो है उसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। यानी कि सिल्वीकल्चर में वन के विकास से संबंधित जो भी अध्ययन होता है उसमें होता है। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि शैवालों का अध्ययन यानी कि किस शाखा में किया जाता है। ऑप्शन पहला है सूक्ष्म जैविक, बी है माइकोलॉजी, सी है फाइकोलॉजी और डी है वर्गिकी। तो प्रश्न संख्या 3 का आंसर हो जाएगा सी, फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो है, इसमें वनस्पति की वह शाखा है जिसमें हम लोग शैवाल का अध्ययन करते हैं। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है, जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? पहला ऑप्शन है पादप भूगोल, बी है पारिस्थितिकी और सी है कार्यकी एंड डी है अनुवांशिक। तो चौथे का बी आंसर हो जाएगा पारिस्थितिकी। यानी कि जीवों और वातावरण का अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा में जिसमें हम अध्ययन करते हैं पर उनके परिस्थितियों का। चलिए, प्रश्न संख्या 5 है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? यानी कि इस शाखा में कौन सा अध्ययन होता है, किसके अध्ययन होता है वनस्पति संवर्धन संबंधित विज्ञान से? तो इसका ऑप्शन है पहला फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरिकल्चर और डी हार्टिकल्चर। तो पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हार्टिकल्चर। दोस्तों, प्रश्न के उत्तर यदि आपको आते हैं तो कमेंट में फटाफट करते जाएं और प्रश्न संख्या लिख करके उसके ऑप्शन लिख दें। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो निश्चित समय पर मिलती रहे। चलिए, प्रश्न संख्या 6 है, जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों, और इसका ऑप्शन ए है अस्थितियों का, बी है जीवाश्मों का, सी है प्राइमेट्स का और डी है पक्षियों का। तो आपको बताना है कि जीवाश्म वनस्पति विज्ञान में, तो चूंकि जीवाश्म है, जीवों का अस्म है और वनस्पति विज्ञान संबंधित, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जीवाश्मों का। यानी जीवाश्मों का हम लोग इस अध्ययन यहाँ पर इस विज्ञान में अध्ययन करते हैं। 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी।
प्रश्न संख्या 7 है पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, यानी कि किस सेक्शन में हम लोग, किस भाग में हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं, कौन सी शाखा है जिसमें हम लोग पुष्पों का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं। पहला ऑप्शन है एंथोलॉजी, बी है एग्रेस्टोलॉजी, सी है फिनोलॉजी और डी है पॉलिनोलॉजी। तो 7 का उत्तर हो जाएगा ए एंथोलॉजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है, यदि प्रश्न का उत्तर आता है तो बताइए प्लीज। पहला है ऑप्शन पुष्पों के अध्ययन से, बी है वृक्षों के अध्ययन से, सी है झाड़ियों के अध्ययन से और डी ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो प्रश्न संख्या 8 का हो जाएगा आंसर डी, बी और सी दोनों। अब देखते हैं कि इसमें डेंड्रोलॉजी में क्या होता है कि वृक्षों का भी अध्ययन होता है और झाड़ियों का अध्ययन होता है, लेकिन पुष्पों का अध्ययन नहीं होता है, क्योंकि पिछले प्रश्न में जब हम लोग पढ़े हैं तो क्या होता है, पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी से होता है। तो ये हमारा बी और सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, बी और सी दोनों। प्रश्न संख्या 9 है फूलों का संवर्धन के विज्ञान को क्या कहते हैं, यानी कि जिस विज्ञान की वो शाखा में जिसमें फूलों का संवर्धन करते हैं, यानी कि उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है ए है फिनोलॉजी, बी है फ्लोरिकल्चर, सी है एग्रोनॉमी और बी डी है बॉटनी। तो प्रश्न संख्या 9 का आंसर हो जाएगा बी फ्लोरिकल्चर। फ्लोरी यानी कल्चर मतलब उसके छोटे छोटे चीज़ों पे माइक्रो अध्ययन करना, और इसको हम लोग फ्लोरी यानी फ्लावर, तो उसके कल्चर को, फ्लावर के कल्चर को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस क्षेत्र के अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी परिस्थिति, यानी कि परिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी जो होता है उसका अध्ययन किया जाता है। तो करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 है फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा ही प्रश्न में ये आ सकता है, और एक बार एसएससी में भी आया है। तो ध्यान दीजिएगा ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, ये बिल्कुल ही बायोलॉजी से संबंधित जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही प्रश्न आते रहते हैं ये, तो इसको ध्यान देते हुए चलिएगा। चलिए इसमें फाइकोलॉजी में हम लोग अध्ययन करते हैं शैवाल का, करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। प्रश्न संख्या 12 है वह विज्ञान जिसका संबंधित जीवनधारी के अध्ययन से होता है क्या कहलाती है। तो पहला है भौतिक विज्ञान, गणित, तीसरा है रसायन विज्ञान, चौथा है जीव विज्ञान। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा जीव विज्ञान। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। दोस्तों यहाँ मिसप्रिंट हो गया है, दिलाई जाती है, यानी कि ऑथ किसका वो लेते हैं, चिकित्सक जो होते हैं, जो बच्चे बनते हैं, अध्ययन करते हैं, तो चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को। तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, बी है थियोफ्रेस्ट, सी है डार्विन और डी है हिपोक्रेट्स। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, हिपोक्रेट्स के विचारों का शपथ दिलाई जाती है। चलिए प्रश्न संख्या 14 है हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक के लेखक कौन थे। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अरस्तु ने इस पुस्तक को लिखा था। तो अरस्तु यानी कि ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक के लेखक कौन है। तो पहला ऑप्शन है अरस्तु, दूसरा है थियोफ्रेस्ट, सी है हिपोक्रेट्स और डी है डार्विन। तो प्रश्न संख्या 15 का हो जाएगा बी आंसर, थियोफ्रेस्ट ने यह बुक को लिखा था। प्रश्न संख्या 16 है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किससे कहा जाता है, यानी किस भाषा से। ये चारों जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये भाषा है, और इन भाषाओं में से किससे संबंध रखता है। बॉटनी जो शब्द निकल कर आया है वो इनमें से किसका है। तो दोस्तों बॉटनी जो शब्द है वह एक ग्रीक भाषा है, ग्रीक भाषा का एक शब्द है, उसको वहां से लिया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है चिकित्सा शास्त्र के जनक किसे कहा जाता है।
ऑप्शन ए है अरस्तु, बी है थियोफ्रेस्ट, सी है हिपोक्रेट्स और डी है गैलन। तो प्रश्न संख्या 17 का उत्तर हो जाएगा सी, हिपोक्रेट्स को चिकित्सा का जनक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 18 है वनस्पति शास्त्र के जनक कौन है। दोस्तों अगर प्रश्न का उत्तर आता हो तो आप कमेंट करें। इसका ऑप्शन है पहला थियोफास्ट, बी लाइनस, सी है ट्रेविडेनस और डी है प्लाइनी द एल्डर। तो वनस्पति शास्त्र के जनक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही आता है कि बॉटनी के जनक किसको कहते हैं। तो बॉटनी के जनक किसको कहते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए थियोफ्रास्ट को। कहीं कहीं थियोफ्रास्टस दिया है, थियोफ्रेस्ट दिया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 19 है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI। तो ऑप्शन ए है 30 से 120 दिन, यानी कि 30 से 120 दिन। 40 से, बी ऑप्शन है 40 से 120 दिन। 60 है, सी है 60 से 120 दिन और डी है 20 से 120 दिन। तो लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, इसका लाइफ टाइम कितना होता है। और लाल रक्त कणिकाएं, तो देखना है प्रश्न संख्या 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 20 से 120 दिन तक। ये 20 से लेकर 120 दिन तक जीवित रह सकती है और बीच बीच में, अगर बीच में जैसे 100 दिन तक तो किसी कारणवश डैमेज हो जाती है, लेकिन इसका न्यूनतम और अधिकतम दिन जो होता है आयु 120 दिन का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20, गुर्दे का भार लगभग कितना होता है। दोस्तों इसको एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा एकदम, कि ऑप्शन ए है 100 ग्राम, बी है 200 ग्राम, सी है 50 ग्राम और डी है 150 ग्राम। तो क्वेश्चन 20 का आंसर हो जाएगा डी 150 ग्राम। हमारे गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम लगभग। दोस्तों आपका एक क्वेश्चन रह जाएगा कि आप बताइए कि मनुष्य के हार्ट का वजन का, यानी हार्ट का वजन जो होता है वो कितना होता है। इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं फटाफट, यदि आपको आता है तो बताइए। उसका होता है, एक वयस्क मनुष्य में 340 ग्राम होता है हार्ट का वजन, इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 21 है, छोटी आंत लगभग कितनी मीटर लंबी होती है। छोटी आंत लगभग कितनी मीटर होती है। ऑप्शन ए है 5 मीटर, बी है 6 मीटर, सी है 7 मीटर और डी है 8 मीटर। तो छोटी आंत के बारे में बात हो रहा है, तो इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों 7 मीटर होती है, यानी कि एक वयस्क मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई 7 मीटर होती है। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 22 है, आरबीसी एवं डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है। दोस्तों अगर इसका उत्तर आता हो तो कमेंट करें। पहला ऑप्शन है 600:4, यानी कि 600:1, सी है 600:2 और डी है 600:3। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों आप कमेंट करिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी 600:1। यहाँ आरबीसी जहाँ पर 600 होती है वहीं डब्ल्यूबीसी ये होता है, और डब्ल्यूबीसी क्या होता है कि वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कोशिका, जो हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता रखती है और फाइट करती है। प्रश्न संख्या 23 है, ध्यान से देखिएगा प्रश्न संख्या 23 को। निम्न में से रक्त का प्रमुख कार्य क्या है, यानी कि हमारा जो शरीर में ब्लड होता है उसका प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन ए है रक्त का थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, बी है शरीर के वातावरण को अस्थायी बनाए रखना तथा घावों को भरना, तो ये भी करेक्ट है। और पहला है रक्त का थक्का बनना, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है।
सी है शरीर के ताप का नियंत्रण और शरीर को रोगों से रक्षा करना WBC के माध्यम से, तो ये भी है, रक्त में ही है। तो यहाँ पर उपरोक्त सभी, यानी प्रश्न संख्या 23 का उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही रक्त जो है तीनों चीजों को करता है, यानी तीनों कार्य करता है। प्रश्न संख्या 24 है, रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी? दोस्तों यहाँ पर टाइम पूछ दिया गया है, सन पूछ दिया गया है। रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर ने किस वर्ष की थी? कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो लैंडस्टीनर ने। किस वर्ष की थी? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन है, आपको अगर आता हो तो कमेंट बताइए। पहला ऑप्शन है 1905 ईस्वी, बी है 1895, सी है 1900 और डी है 1890। डबल एट हो गया है 1890। तो ध्यान दीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 24 का सी, 1900 में, सन 1900 में रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर के द्वारा की गई थी। चलिए प्रश्न संख्या 25 है, मनुष्य के रक्त में कितने प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ए 1 प्रकार के, बी 2 प्रकार के, सी 3 प्रकार के और डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न संख्या 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2 प्रकार के एंटीजन पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह एक बार रेलवे में आ चुका है क्वेश्चन। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, बी है कैलोलॉजी, सी है ऑनिरोलॉजी और डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा कैलोलॉजी। 26 का बी आंसर सही है। 27 है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? अगर प्रश्न का उत्तर आता है दोस्तों तो कमेंट कर लीजिए। पहला है ए इथेन, बी है हाइड्रोजन, सी है कार्बन डाइऑक्साइड और डी है एसिटिलीन। करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का डी, एसिटिलीन जो गैस है वह हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयोग की जाती है। प्रश्न संख्या 28 है, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ग्रह का इसमें नाम बताना है दोस्तों कि ये को ग्रह में कौन सा है। पहला है बुध, बी, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा है बृहस्पति। तो दोस्तों सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। 28 का 3 जो है आंसर सही हो जाएगा, यानी कि शुक्र ग्रह जो है वो करेक्ट आंसर है। दोस्तों 27 प्रश्न आपके बायोलॉजी के थे और 3 क्वेश्चन जीके जीएस के होंगे। आगे बढ़ते हैं। 29 प्रश्न है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? ये भी सेलेक्टेड क्वेश्चन है, इसलिए मैंने जीके जीएस में ही रखा है ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे, आता है पेपर में। तो यहाँ देखते हैं दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। अच्छा दोस्तों एक और बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली से पहले कौन सा मतलब कौन सी जगह बनी थी? तो दिल्ली से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी, फिर कोलकाता के बाद दिल्ली को बनाया गया, लेकिन ये दिल्ली को कब बनाया गया यही आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, 1911 में दिल्ली को राजधानी बनाई गई थी और 1911 से पहले कलकत्ता हुआ करता था। चलिए प्रश्न संख्या 30 और अंतिम प्रश्न है, ओणम किस राज्य का लोक नृत्य है? पिछले प्रीवियस सेशन में मैंने आपको बताया है, यदि आपको याद आ रहा हो तो प्लीज कमेंट करें। पहला ऑप्शन है असम, बी है कर्नाटक, सी है केरल और डी है जम्मू कश्मीर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। ओणम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो ये जो नृत्य है असम की है। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक ये जानकारी पहुंच पाए और
अपना कमेंट करें कि किस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए। तो आपके कमेंट का हमेशा इंतज़ार रहेगा। स्वागत है आपका और जय हिंद, जय भारत।